बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डार हूँ। नाज़रीन, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमेशा से एक ही गिला करते नज़र आते हैं कि इस मुल्क में जो उनके एसेट्स हैं, ख़ास तौर पे जो उनकी जायदादें हैं, वो महफूज नहीं हैं। चाहे वो ओवरसीज़ मुल्क से बाहर बैठे हों या कल को वो ये फ़ैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान आके शिफ्ट होना है और यहीं पे हमने अपना सिलसिला रोज़गार कमाना है, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे नासूर बैठे हुए हैं जो इन लोगों को टारगेट करके इनकी जो जायदादें हैं उन पर कब्ज़े किए जाते हैं। बहुत सारे कमीशन भी बनते रहते हैं, हुकूमत की तरफ से भी बहुत सारे दावे किए जाते हैं। हर नई हुकूमत ये कहती है कि जी ओवरसीज़ हमारा एसेट हैं और उनके ये जो मसाइल हैं, जो बहुत ही बेसिक मसाइल हैं, उन्हें हम हल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में एक वाक़या होता है, हाल से मुराद ये हुआ तो ये तकरीबन 1 साल पहले था, 2024 में। कुवैत से एक फ़ैमिली है और एक इंतहाई सीधी शरीफ फैमिली, एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ, 3 उसकी बेटियां हैं, एक उसका छोटा बच्चा है, पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं कि जी हम यहाँ पाकिस्तान में रहेंगे और यहाँ पे जैसे तैसे अपना मामला चलाएंगे। और फिर क्या होता है, किराए पे ये अपना घर जो है वो दे दिया जाता है और उस घर पर कब्ज़ा करने की तैयारी शुरू हो जाती है। चले, बात यहाँ तक तो ठीक है, ये शायद हमारे माशरे में बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये एक मामूल समझा जाता है या काबिल हज़म बात समझी जाती है कि जी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा, लेकिन प्रॉपर्टी भी उसकी, कब्ज़ा किसी और का किया हुआ और फिर कत्ल भी उस शख्स को कर दिया जाए। ये क्या मामला है? ये शख्स कौन था, किसे प्रॉपर्टी किराए पे दी जाती है, कितनी देर ये किराए वाला मामला चलता रहता है और कब आगे फिर किराएदारों की नीयत ख़राब होती है और उस प्रॉपर्टी के चक्कर में, ये जानते हुए कि ये एक इंतहाई शरीफ आदमी है और इसके सिर्फ औलाद है इसकी, वो भी बेटी हैं और बेटा बहुत छोटा है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, ये भी माइंड सेट है हमारे माशरे में। और इसे हम कत्ल कर देते हैं सिर्फ इस नीयत से या इस वजह से कि उसकी जो वो प्रॉपर्टी है वो हम हथियार लेंगे। ये 1 साल पहले जिस तरह मैंने बताया कत्ल होता है, अब आके इसके मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। ये 1 साल बाद क्यों पकड़े गए और असल मामला क्या था? मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सब्ज़ाज़ार राना गौहर इकबाल मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, 2024 में ये गालिबन ईद के आसपास ये मामला होता है, ये हुआ क्या था, वक़ूआ क्या था? सबसे पहले तो ये बताएं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बेसिकली गुज़श्ता साल ईद उल फ़ितर के तीसरे रोज़ सब्ज़ाज़ार में एक कत्ल का वक़ूआ होता है। उसकी FIR दर्ज होती है 1484। एक लैंडलॉर्ड है, उनका नाम था राना वाजिद। उन्होंने जी मकतूल है वो लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी पे एक घर बना हुआ था और घर के आगे एक दुकान थी कुछ 4 मरले की, अब वो प्रॉपर्टी 2018 में संधू ब्रदर्स को उन्होंने किराए पे दे दी। ये एक फैमिली है जो पीछे से पतोगी से बिलोंग करती थी, 2 भाई हैं, एक इनका वालिद है, फिर आगे इनकी फैमिली बच्चे हैं। ये अब किराएदारों की बात? जी, किराएदार। ये 2018 से आके राना वाजिद की प्रॉपर्टी पे आके वो किराए पे उन्होंने हासिल की, वहीं पे रहाइश रखी। वहाँ पे उन्होंने संधू इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से अपना कारोबार किया। ये मामलात इनके किराएदारी के चलते रहे। 2024 में आके इनकी तलखी हुई। तलखी के बाद इन्होंने प्लान किया कि जो मालिक मकान है, जो लैंडलॉर्ड है राना वाजिद, उसको कत्ल कर दिया जाए। शायद इनके ख़्याल में ये था कि हम प्रॉपर्टी पे मुकम्मल तौर पे काबिज़ हो जाएंगे और कोई हमें पूछने वाला नहीं होगा। इन्होंने मकतूल को बुलवाया, वहाँ पे प्रॉपर्टी पे बुलवाया। ऑलरेडी ये अपनी फैमिलीज़ को वहाँ से शिफ्ट कर चुके थे, इनकी पूरी प्लानिंग थी। इन्होंने प्रॉपर्टी पे बुला के उसको बड़ा बेदरेग कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ये दोनों भाई वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अपनी फैमिलीज़ इनकी ऑलरेडी यहाँ से शिफ्ट हुई होती। तो FIR इनिशली जो हुई तो उसमें 3 जो मुल्ज़िमान थे, 2 भाई हैं, एक उनका वालिद, ये तीनों नॉमिनेटेड थे और 2 नामलूम उसमें उन्होंने कहा कि 2 नामलूम थे। जो कत्ल है, एक तो ज़रा वक़ूआ तफसील से बताइएगा मुझे। वक़ूआ ये घर के अंदर उसी प्रॉपर्टी की वर्सेनिटी में होता है, उसके अंदर होता है या बाहर की मेन? बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया ना कि संधू इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे दुकान, तो ये बेसिकली एक मेन खाड़क रोड जो है हमारा, उस मेन रोड के ऊपर वाक़या थी दुकान
और उसी दुकान के पीछे घर था। ठीक है। दुकान तो ये के हम बाहर कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी है। जी, ठीक है। बेसिकली कमर्शियल प्रॉपर्टी है और दुकान के बाहर, दुकान से बाहर उसको बुलवाया गया। ऑलरेडी घर को, दुकान को लॉक कर लिया था सारा कुछ करके। वो जैसे ही आया तो आते ही उसको कत्ल कर दिया है। कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई हिसाब किताब करते हुए उसको मतलब सडन प्रोवोकेशन नहीं, बेसिकली सडन प्रोवोकेशन नहीं थी, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। ठीक है। तो वो आए हैं, मकतूल आया है तो आके उसको कत्ल कर दिया। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा? जी बिल्कुल, वहाँ पे हमें मुख्तलिफ कैमरों से मदद मिली। सेफ सिटी का कैमरे की अप्रोच भी थी वहाँ पे। ठीक है। उससे भी काफ़ी हालात क्लियर हुए। फिर टाइम टू टाइम इस पे मुख्तलिफ टीम्स बनती रहीं। CCPO साहब, DI साहब के टारगेट्स में था ये इन मुलजमान को गिरफ़्तार करना। गौर साहब, ये जो कत्ल का मुकदमा था, ये नामजद इसमें थे मुलजमान? जी, मुलजमान नामजद थे? जी, 3 मुलजमान नामजद थे, 2 भाई थे, एक तीसरा उनका बाप था। जी। ठीक है। सो ये 2024 में होता है जी, और अब आगे तकरीबन 1 साल हो या 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा, उसके बाद ये मुलजमान पकड़े गए। तो ये इनका अता पता भी था, ये पतों की पंजाब से ही रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है किसी दूसरे सूबे से हैं, कोई इलाका गैर से हैं या किसी मुल्क से बाहर से हैं। सो इतना टाइम कैसे लग गया? मतलब बेसिकली 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल, वो भी CCPO साहब के बार बार नोटिस लेने के बावजूद? जी, बेसिकली जो लड़के हैं जिन्होंने इसको मर्डर किया है वो थोड़ा सा टेक्निकली वो चीज़ों को समझते हैं। हमने असल में काफ़ी हद तक क्रिमिनल्स बड़े अपडेट हो चुके हैं टेक्निकली, वो बड़ा मतलब एडवांस्ड हैं कि किस तरह से पुलिस काम करती है और कैसे पकड़े जाते हैं। इन्होंने थ्रू आउट जब तक ये मफरूर रहे, इनकी फैमिली में से किसी भी शख्स ने मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल किया। मोबाइल से ये बिल्कुल दूर रहे। ठीक है। इनको पता था कि जैसे ही हम फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो रिलेटिव्स के, किसी रिलेटिव के ये राब्ते में नहीं रहे। नहीं, इनकी जो ख़वातीन हैं जी, वो भी बिल्कुल मतलब किसी जब भाग के गए हैं ये लोग, तो वो भी वापस नहीं आई अपने? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। और हमने टाइम टू टाइम फैमिली मेम्बर्स को पत्तोकी में, इनके गांव में जाके इनके रिलेटिव्स को, लाहौर में कुछ रिलेटिव्स हैं लड़कों की जिन फैमिलीज़ में शादियां हुई हैं, उन फैमिलीज़ को टाइम टू टाइम हम इंटरोगेट करते रहे हैं, हालात सारे चेक करते रहे हैं। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से भी चेक करवाते रहे हैं। वहाँ पे हमने डिप्लॉय किए हुए थे, अपने लोग भी डिप्लॉय किए हुए थे इनके गांव में। ये बिल्कुल किसी बंदे के राब्ते में नहीं थे, किसी रिलेटिव के राब्ते में नहीं थे और फ़ोन का किसी टेक्निकल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसलिए अब जब ये कहा जाता है, हालांकि मुझे पता है कि आप और आप जैसे बहुत सारे काबिल ऑफिसर मौजूद हैं अभी हमारी पंजाब पुलिस में, इसलिए कहा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी पे ही पुलिस अब रिलाई करती है। टेक्नोलॉजी ना हो तो वो जो रिवायती पुलिसिंग थी या इस तरह के मुलजमान के पीछे जाना, उन्हें पकड़ना, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया और शायद यही वजह है कि 1 साल लग गया। जी बिल्कुल, ये मुमकिन है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज पे और लोकल इंफॉर्मेशन पे हम ज़रा कम अब रुझान चुके टेक्निकली, लेकिन जैसे ही हम किसी भी टारगेट पे काम करते हैं तो हमें श्योरली हमें दोनों रवायती तरीका जो है तफ्तीश का, पुलिस का, वो भी मद्देनज़र रखना पड़ता है और टेक्निकली भी हमें एनालिसिस करने पड़ते हैं चीज़ों के, तभी जाके मुलज़मान। ये भी इसी तरह इनके मुतल्लक़ मुख्तलिफ़ औक़ात में इंफॉर्मेशंस मिली ह्यूमन रिसोर्सेज से। एक दफ़ा पता चला कि जी ये अफ़गानिस्तान मूव हो गई थी फैमिली, अच्छा, फिर वापस आ गई है ट्राइबल एरियाज़ में। इन्होंने इनका वहाँ कोई लिंक था, कोई रिलेटिव्स थे? चूँकि आप बता रहे हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि वो पंजाबी यहाँ पतोकी के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, इनमें एक लड़का है जो जिसके वहाँ पे दोस्तियाँ थीं, ट्राइबल एरियाज़ में दोस्तियाँ थी, आना जाना था। फिर चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें अक्सार पे देते हैं ना लोग, इनके कस्टमर्स भी बाज़ औक़ात वहाँ से चीज़ें परचेज़ करके लाते हैं। हमारे ट्राइबल एरिया से कुछ चीज़ें ये लेके आते हैं, रूट बन जाता है वहाँ पे। तो इनके कस्टमर्स थे, इनके क्लाइंट्स थे वहाँ पे, या इनके जहाँ से ये बाय करते थे चीज़ें, वहाँ पे इनके रेफरेंसेस थे। तो ये बिल्कुल फैमिली से अलग थलग हो के फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करना इन्होंने छोड़ दिया, टेक्निकली बिल्कुल दूर चले गए टेक्नोलॉजी से और
तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स। तो ये वहाँ पे जाके पता चला कि रह रहे थे। वहाँ से फिर इनकी मूवमेंट हमने मुख्तलिफ़ टाइम पे कश्मीर में चेक किया, मुख्तलिफ़ टाइम में ट्राइबल एरियाज़ में किया और वहाँ पे चेक करते फिर एटलीस्ट ये हुआ कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली बड़ी। हमने रिसोर्सेज छोड़े हुए थे, बंदे छोड़े हुए थे, तो एक सोर्स से फिर एक इन्फॉर्मेशन आई कि ये बंदे फ़लाँ जगह पे पनाह लेके बैठे हुए पंजाब में ही। हमारे मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता जगह, चूँकि वो कहीं से। तो वहाँ पे फिर हमने रेड करके इनको अरेस्ट कर लिया। मोबाइल फिर भी इन लोगों ने इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन इनके इस्तेमाल में नहीं है, अभी तक नहीं है। जब से ये इंसिडेंट हुआ है इन्होंने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। गौहर साहब, हर कत्ल का या हर जुर्म का कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है, कोई ना कोई मफाद होता है, कोई ना कोई फ़ायदा होता है। तो ये इसका बेनिफिशरी कौन है? मतलब अगर तो इस प्रॉपर्टी के लिए ये कत्ल किया गया था तो मुलजिमान को इतना तो पता होगा कि जिस अंदाज़ में हम सरे बाज़ार कत्ल कर रहे हैं तो हमने ना भी पकड़े जाएंगे, कम अज़ कम ये प्रॉपर्टी तो उनके नाम नहीं होने वाली या उनको मिलने वाली नहीं है या उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर इस कत्ल की वजह क्या है? इसके पीछे महरिकात क्या है? कत्ल किया क्यों गया था? बेसिकली इनका ख्याल था क्रिमिनल का, ऑफ कोर्स उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अगर तमाम चीज़ें पता हो तो वो कभी भी क्राइम ना कमिट करे। वो अपनी एक ख्याली दुनिया में होता है, वो फैंटसाइज करता है चीज़ों को कि मैं 2 महीने में सेटल डाउन हो जाऊंगा, पता चल जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फैमिली है, बच्चियां हैं, वो उस तरह से पैरवी नहीं करेगी, पुलिस महीने में थक जाएगी, पुलिस हमारा पीछा नहीं करेगी, हम बेल करवाएंगे, एक आध बंदा पुलिस को पेश हो जाएगा, बाकी उधर सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये उस तरह की फैंटसीज़ में जी रहे थे क्राइम करने से पहले। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये वाला एग्जैक्ट ये फार्मूला, ये आम शख्स नहीं सोच सकता जी। ये वही शख्स सोच सकता है या प्लान कर सकता है जिसका को पहले से रिकॉर्ड है। इनका पहले से कोई सीआर ऐसा नहीं है कि कोई किसी मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर्स के केसेस में या क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस में कोई इनका साहब रिकॉर्ड हो, पहले से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो बस उनका ख्याल था कि प्रॉपर्टी राना वाजिद साहब जो मरहूम हैं उनकी इसके अलावा भी लाहौर में मुख्तलिफ़ जगह पे प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं। तो इनका ख्याल शायद था कि बेटियां हैं उनकी और उस तरह से लेकिन वो बच्चियां उन्होंने भी उसकी प्रॉपर पैरवी की। उसके राना वाजिद के ब्रदर इन लॉ हैं जो बेसिकली बच्चियों के मामू हैं, उन्होंने प्रॉपर इसकी पैरवी की कि इसकी हमें एंगेज रखा। हमने फिर हमारे सीनियर ऑफिसर्स का चूँकि इस पे बड़ा उनके फॉलोअप में केस लगा हुआ था और वो हमें जवाबदेह होना पड़ता है, तो उनका टारगेट था तो हमें अचीव करना ही था एट एनी कॉस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव कर लिया और तीनों नामजद मुलज़मान को हमने गिरफ़्तार किया। कत्ल के इस केस की जो मुद्दइया हैं वो उनकी बेटी हैं और उनसे मुनासिब नहीं था कि हम गुफ्तगू कर सकें, इसलिए जो उनके मुद्दइया के मामू हैं यानी मकतूल हैं, उनके ब्रदर इन लॉ अली मेरे साथ मौजूद हैं और यही इस केस की सारी पैरवी करें। जिस तरह हमने पहले बात की है कि मुल्ज़िमान को भी पता था कि घर में सिर्फ बेटियां हैं और ज़ाहिर है और मर्द घर में है कोई नहीं, शायद इसलिए टारगेट किया गया है। तो अली, इनसे हम बात करते हैं और ये जो 1 साल गुज़रा है, यानी मुल्ज़म अगर पकड़ा जाए तो कहीं ना कहीं दिलों को करार आ जाता है, चैन आ जाता है। ये 1 साल पूरी फैमिली ने किस अज़ियत में गुजारा और अब क्या मामला चल रहे हैं जब ख़ास तौर पे मुल्ज़िमान पकड़े गए। अली, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आप लोगों के नॉलेज में क्या है, ये आप लोगों का उस वक़ूए को लेके क्या मौक़िफ़ है, किस तरह से ये कत्ल किया गया था? बेसिकली 2018 में जैसे आपको सर ने बताया कि इनको रेंट पे दी गई थी ये प्रॉपर्टी और मुल्ज़िमान के वही माइंड में एक यही सेट था कि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये बच्चियां हैं और एक छोटा सा बच्चा है। तो काफ़ी मतलब भाईजान का इनके साथ उठना बैठना था। मतलब ज़ाहिर बात है वो कुवैत से आए हैं, उनको कुछ अर्सा हुआ, मतलब 10-12 साल हुए होंगे कुवैत से आए हुए। नहीं, इनके साथ कोई बिज़नेस नहीं बिज़नेस नहीं, लाइक जैसे एक रेंटल आप हैं तो वो आपके साथ आके बैठ के, और उनका कोई इतना था नहीं मतलब
यहाँ पे, तो वो उनके पास आके बैठ जाते थे। शायद मेरे ख्याल से उनसे अपनी काफ़ी कोई पर्सनल बातें भी शायद शेयर करते हों, अच्छा, अपने बिजनेस के लिहाज से करने की, या उनकी अगर कोई और प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो भी उनको पता थी, इनसाइट्स थी इनसाइट्स। तो उस चीज़ के ऊपर 3 माह हो गए थे। मतलब ये सर ने जो बोला कि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो मैंने पता करवाया, इनका सूद का काम था और मतलब ये किस्तों का, और इनका लेन देन के मामले में इनकी लड़ाइयाँ भी बहुत हैं, जिसके पर्चे यहीं पे सब्ज़ादार में बहुत दर्ज हैं। अच्छा जी। और इससे पहले इनके फादर के ऊपर फायरिंग भी हो चुकी है, जो मुलजमान हैं उनके ऊपर, मतलब लड़ाई के मामलात में उनकी काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से कुछ भाई के इलम में आई, तो भाई उस चीज़ से डर गए थे। लेकिन उन्होंने घर में किसी से इस बारे में कोई शायद मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है कि उनको थ्रेट्स भी थे इनकी तरफ से। तो हमारा जो दूसरा घर है जहाँ पे भाई रह रहे थे, वहाँ पे मतलब ओपन एक गेट है, लेकिन उस टाइम भाई ने वहाँ पे ग्रिल्स लगवाई, और वैसे ही बच्चियों ने पूछा कि क्या पापा ये क्यों आप करवा रहे हैं ना। अच्छा, खुद से वो रेमेडीज कर रहे थे, पता नहीं था। हाँ जी, वो खुद से कर रहे थे लेकिन कुछ बता भी नहीं रहे थे, क्योंकि ये लोग शायद उनको थ्रेट भी कर रहे, उन्होंने कहा हो कि आपके बच्चों को या ऐसा कुछ कर देंगे। अब एक बाप है वो बच्चियों का, तो वो इज्जत के मारे, वो तो उन्होंने छुपा के रखा, लेकिन जब इनका किराए को लेके डिस्प्यूट शुरू हुआ, वो तो पता होगा सब। जी वही वो मामला ये था कि जब रेंट का हुआ तो भाई ने उनको, घर वालों को ये कहा कि जो इनसे मैंने सिक्योरिटी ली है ना, मैं उनको वो रिटर्न कर रहा हूँ। 3 लाख की गालिबन स्टाम्प के अंदर जो सिक्योरिटी लिखी गई थी, मैं उनको वो रिटर्न कर रहा हूँ। उन्होंने फिर भी अपनी बच्चियों को ऐसा कुछ ऐसा नहीं बताया। तो ईद के गालिबन तीसरे दिन मैं उधर ही मौजूद था, तो इसका सलमान का जो ये मुलजिम है, इसका फ़ोन आया, और हम बाइक पे, मैं और भाई और साथ छोटी भी थी, हमने जाना था, मतलब अपना मेरे घर आना था इन्होंने ना, तो हम इधर आए। अभी बाइक से उतरे ही थे तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, और मैं छोटी को बचा के उसको मैंने बचाया, और उतनी देर में ये तीनों करके, इनका पूरा प्लान था शायद। ये कहाँ पे? उसी दुकान के बिल्कुल आगे, बाहर बिल्कुल बाहर है, एज दुकान पे, ये ऊपर वाली साइड पे वो करे थे। उसके बाहर कोई कैमरा मौजूद था? नहीं, वहाँ पे उधर नहीं था, लेकिन लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं तो वो सेफ सिटी का, मतलब आते हुए या जाते हुए कहीं ना कहीं, वो कवरेज में आए थे। कितने फायर लगे थे भाई? गालिबन 4 फायर है। 4 फायर लगे, हाँ जी। और मारने के बाद इन्होंने वहाँ से जब ये गए हैं, तो जैसे एरियल फायर, ठीक। तो ये मौके पे एक्सपायर हो गए थे? जी, मौके पे। ठीक है, इसका मतलब मुलजमान तो फिर आप कह रहे हैं कि जिस तरह FIR में भी नामजद हैं, और जी ये तीनों बिल्कुल, मुदैया के जो उनकी बेटी है, खुद देखा आप लोगों ने? जी। ठीक है। तो चलें, ये मामला हो गया, शहर में कत्ल हो जाते हैं, लेकिन महीने 2 बाद, 3 बाद, 4 बाद कहीं ना कहीं लोग पकड़े जाते हैं। तो इसमें कितनी एक एफर्ट आप लोगों को करनी पड़ी? तकरीबन सवा साल तो आपके सामने ही है। एफर्ट आप समझें कि जब मैं अपनी बच्चियों को रोते देखता था, दिल फटाता था कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी बाहर गुजारता है और सब कुछ आके इस मुल्क में अपना लगाता है, एसेट अपना सारा यहाँ पे लगाता है कि चले अपने मुल्क को भी कोई फ़ायदा हो और उसको भी कोई, लेकिन इस मुल्क में कोई कानून नहीं। यहाँ पे कत्ल को मामूल बना लिया गया हुआ, एक आम सी बात है, आपके सामने ही है। एक रेंटल जिसके माइंड में कि जी मैं कब्ज़ा कर लूँगा, मालिक तो मालिक है, लेकिन 1 साल 1.5 साल, अब मैं इसको कोताही कहूँ या कह सकता हूँ कि हमारे कानून के अंदर शायद कोताही है, कितना टाइम अर्सा, लेकिन फिर भी एफर्ट है इनकी। ये मैं नहीं कहूँगा कि पुलिस वालों के एफर्ट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं टाइम बहुत गुजर गया था। बहुत ज़्यादा आपके या फैमिली के बच्चियों के जहन में था कि बंदे पकड़े जाएंगे, या उन्होंने दिल से उतार दिया था? मैं सच उतार दिया था, क्योंकि यानी मायूस हो चुके हो। मायूस, खुदा के अलावा किसी पे यकीन तो आप कर नहीं सकते। तो इस चीज़ के ऊपर मतलब इतना टाइम गुजर गया था। मैं खुद 2 दफ़ा रेट के साथ पतों की गया हूँ, तो उनकी फैमिलीज़ वो कहते थे जैसे बकौल एक हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है, ये है वो ऐसे ही थे ये वो, लेकिन ताल्लुक़ तो हर किसी को उधर ही थे। उनकी फैमिलीज़ को लाया भी गया है, उनकी जो वाइफ थी उनको भी लाया गया था, लेकिन वो उस टाइम शायद गालिबन प्रेगनेंट थी शायद, क्योंकि प्री प्लान सारा था टाइम के, उसको भी पुलिस हरासा ना कर सके। या एक इनके ससुर थे जो शायद आई थिंक
पंजाब असम्बली में डिप्टी सेक्रेटरी हैं मेरे ख्याल से, जो सुनने में आया था। तो लेकिन वो आते थे, उनका बयान यही होता था कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। चले, हो भी सकता है कि ताल्लुक़ ना हो जी, ठीक है, लेकिन स्टिल जाहिर है कि पुलिस का काम था पकड़ना, और इंसाफ वही है जो वक्त पे हो। लेकिन चलें, अब आके ऑफिसर बदले, नए इंचार्ज जी बिल्कुल, ये नए आए, मेहनत की, बिल्कुल ऐसे मुल्ज़िमान को पकड़ा। मुल्ज़िमान आपके ख्याल में यही थे जो पुलिस ने गिरफ्तार किए? जी बिल्कुल, इसके अलावा यही नहीं, इसके मौके पे वो 2 नामालूम शायद कोई साथ वहाँ पे जो भागे थे, वो शायद फायरिंग की वजह से, लेकिन मुल्ज़िमान असल में कोई लेन देन का मामला था। मुल्ज़िमान नहीं, ऐसा पता चल सका ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि शायद नहीं, वो एक आपके बेनोई हैं उनसे पैसे, हाँ जी, बकौल एक झूठ है कि उनको कोई पैसे दिए या ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक बयान अपना बताने के लिए अगर आप किसी को कोई दे रहे हैं तो ज़ाहिर बात है अब लिख परत तो करेंगे ना, बिला वजह आप इतने पैसे, जैसे बकौल उनके साथ 20 लाख या 30 लाख, कोई किसी को यूं ही तो नहीं ना पकड़ा देता, ऐसा कुछ नहीं था। और वो सिर्फ अपने आप को एक कहानी बनाने के लिए, और जहाँ पे ये और कभी भी मकतूल राना साहब और ये जो मुल्ज़िमान है, इनका डिस्प्यूट यानी इस वक़ूए से पहले, कत्ल से पहले पुलिस के नॉलेज में कभी नहीं आया? होता है ना कि कभी डिस्प्यूट बन गया हो, एक फ्रीक अदालत थाने आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ भाई को एक झांसा दिया कि हम हाल ही कर रहे हैं, हम ये कटिंग कर रहे हैं, और उनसे मुतालबा कर रहे थे भाई से, जो बाद में पता चला कि भाई से मुतालबा कर रहे थे पैसों का, कि जी मतलब होता है ना, एक आपने एक जगह ली है और अब यहाँ पे काम हो चुका है, रेंटल कहता है जी मैंने इतना पैसा लगाया है, मेरा वो कौन अदा करेगा, मेरा नुकसान या ये वो चीज़ जो जैसे यहाँ पे होता है कब्ज़ा या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। कत्ल करने से पहले चूँकि वो उन्होंने पूरा एक शोरूम बनाया हुआ था जो किस्तों पर सब चीज़ें देते थे, वो वहाँ से फ्री कर दिया था, खाली कर दिया हुआ था, अपना सामान शिफ्ट कर चुके हुए थे। सामान उनका वहीं पे था, वो शायद बाद में पुलिस या किसी तरह भी जब ये कत्ल किया गया, चूँकि प्री प्लान था सारा, तो सामान उधर सारा सामान नहीं था, कुछ सामान थोड़ा बहुत रह गया होगा जो उन्होंने रखा होगा। शायद मेरे ख्याल से उनका ज़हन ये होगा कि हम बाद में कोई, मुझे जहाँ तक कोई पेपर जैली ऐसे उन्होंने ना बनवा लिए हों प्रॉपर्टी के, ऐसी कोई चीज़ ना कर ली हो, तो ऐसा कोई दावा तो नहीं सामने आया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई जो चीज़ है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता आगे चीज़ें ओपन होगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गए हैं, तो ऐसा कोई अभी तक तो कोई सामने नहीं आया क्योंकि कब्ज़ा तो हम ले चुके हैं। ठीक है, फैमिली के बिहाफ पे, ख़ास तौर पे जो मुद्दई हैं, ये मुद्दई हैं, उनके बिहाफ पे आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद, जब चलें देर से ही सही लेकिन पकड़े तो गए मुद्दई? जी, मैं जितने भी ऑफिसर्स हैं और वज़ीर आला, मैं तो यही कहूँगा कि प्रॉपर पुलिस हमारा इतना साथ दे कि हम इनको उस जगह तक पहुंचा सके जहां पे इन्होंने हमारे भाई को पहुंचाया। और आप खुद भी डिटरमाइंड हैं? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा वाजिद है और मैं अपने वालिद वाजिद हुसैन की केस की मुद्दइया हूँ। मेरे वालिद साहब को 2024 में कत्ल किया गया था। ये मेरी वालदा हैं और हम 2000 में पाकिस्तान पे सेटल हुए थे। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। मेरे वालिद साहब ने अपनी जमा पूंजी और अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की कमाई यहाँ पे आकर लगाई, अपने मुल्क में आकर लगाई। 2024 में उन्होंने 2016 में किराएदारों को रखा था किराए पे, रेंट पे। 2 बेटे थे और एक बाप था। तीनों को सलमान सिंधु, अदनान सिंधु और आरिफ सिंधु को किराए पे रखा था। 2024 में इन्होंने मेरे वालिद साहब को धमकियां देना शुरू कर दी थी और मेरे वालिद साहब को डराना शुरू कर दिया था। मेरे वालिद साहब ने इनसे इल्तिजा की थी कि आप चले जाओ, ये जगह खाली कर दो। इन लोगों ने ईद के चौथे दिन मेरे वालिद साहब को बुलाकर मेरी नज़रों के सामने बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और उनको मार दिया मेरी नज़रों के सामने और मुझे यतीम कर दिया। और हमारी यही अपील है मरियम नवाज से, CCD डिपार्टमेंट से, कि मेरे वालिद साहब को इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। और CCD डिपार्टमेंट से मैं यही इल्तिजा कर सकती हूँ कि ऐसे मुजरिमों को अपने पास रखें और ऐसे मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाएं। मरियम नवाज साहिबा से भी मैं यही अपील कर सकती हूँ कि ऐसे मुलजिमों को उनकी सज़ा दी जाए और उनको एंड तक पहुँचाया जाए। गौर साहब, एक तो इसमें ये सब 3 ही मुलजिमान थे, यानी 2 बेटे हैं और एक बाप है जी। अब इसमें किसी बाहर से भी किसी की खिदमात ली गई हैं, किसी को कोई लालच दिया हो? कि पिस्टल उनके पास कहाँ से आया था? अगर ये पहले से रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, कोई ना कोई चेन तो होगी ना? जी, अभी मुलज़मान चूँकि गिरफ़्तार हुए हैं और हमारे पास फर्स्ट रिमांड पे हैं, हमने कुछ चीज़ें
डिस्क्लोज़ हो गई हैं, तफ्तीश चल रही है। अभी ये कबल वक्त होगा कि ये डिसाइड कर लिया जाए तफ्तीश के मुकम्मल होने से पहले कि वहाँ पे किसका क्या रोल था और टोटल कितने लोग थे। अभी तक तो यही बात सामने आई है कि ये मुल्ज़मान वहाँ पे मौके पे जो मौजूद थे वो 2 लोग थे। तो जो 2 नामलूम थे उनके मुतल्लिक़ भी हम अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, बिल्कुल, ये है बिल्कुल बड़ा कि जो important आप माइंड सेट बता रहे हैं मुल्ज़िमान का है, तो चलें वो आपकी मेहनत की वजह से, फिर जो मुद्दई हैं उनकी पैरवी की वजह से पकड़े तो गए हैं। उनका जो प्लान ए था वो तो नाकाम हो गया, लेकिन हम इस माशरे में रहते हैं और यहाँ पे ये इस तरह के चालान के बाद भी कोई 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद लोग बाहर आ जाते हैं। तो केस कितना एक तगड़ा बन रहा है, क्योंकि पीछे उनकी पैरवी करने वाला ऐसा कोई नहीं है। मतलब मुद्दइयों में वो एक उनके जो भी मामू बता रहे हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो जवान बेटियां हैं, बच्चियां हैं, ये बात मुल्ज़िमान को पता है। तो आपने एक फ़र्ज़ तो अपना पूरा कर दिया, लेकिन दूसरा चालान तगड़ा बनाना वो भी आपका काम है। तो वो उसमें किस हद तक कामयाब हुआ है? जी बिल्कुल, हम इसका एक अच्छा और मतलब इस तरह से केस फाइल तैयार कर रहे हैं। डीएसपी साहब हैं गुलशन रावी, बेसिकली वो इस तफ्तीश को देख रहे हैं और तफ्तीश में वो बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं वो इस चीज़ का। हमने ऐसे एविडेंसेस, बड़े अच्छे और क्लियर एविडेंसेस ऐसे गुजारे हुए हैं, मौजूद हैं पुलिस के पास, जिससे इंशाल्लाह इनको सज़ा होगी और ये जो भी कोर्ट में इनको मतलब सख्त सज़ा जो है, करार वाकई सज़ा इस जुर्म की जो इन्होंने कत्ल किया उसकी मिलेगी। इनके अगेंस्ट बिल्कुल बड़े वाज़िया और बड़े इर्रेवोकेबल या ऐसे जिनसे डिनाई नहीं किया जा सकता ना, ऐसे सबूत हैं पुलिस के पास कि ये इनको सज़ा दिलाई जाएगी इंशाल्लाह।